हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और साथ में हमें यह समझना है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ रहा है। अच्छा पड़ रहा है, खराब पड़ रहा है, इंडिया के लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है, इन चीजों को यहां पर हमें समझना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ये यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन को अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन को सिंपल एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आपस में जुड़ रही है, पूरी दुनिया के बाजार आपस में जुड़ रहे हैं। सिंपली कहे तो आज अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो पूरी दुनिया को आप देखिएगा कि बिल्कुल एकदम नजदीक बन गया। आप इंडिया के अपने बगल के पड़ोसी से जिस तरीके से व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किसी चीन के आदमी के साथ कर सकते हैं, अमेरिका के आदमी के साथ कर सकते हैं। आप जब चाहे तब एरोप्लेन पकड़कर जाकर चीन घूमने जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के काफी करीब आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल मामले में हो, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमिक मामले में हो। ट्रेड भी बहुत बढ़ रहा है, सभी देश सभी लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो पूरी दुनिया आपस में जुड़ रही है, पूरी दुनिया के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, उसमें जो यहां पर इकोनॉमिक पक्ष है कि भाई जो इकोनॉमी जुड़ रही है ना, उसी के बारे में यहां पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन में बात करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है सभी देशों की, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो रही है, जुड़ रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है कि भाई भारत का बाजार और अमेरिका का बाजार आपस में जुड़ गया, भारत का बाजार और चीन का बाजार आपस में जुड़ गया। भैया ये बाजार कैसे जुड़ता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको मान लीजिए मोबाइल फोन खरीदना है। तो मोबाइल फोन खरीदने जाइएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंडिया के भी कंपनी होती है जिसका कि आप मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, चीन के कंपनी का भी मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, या फिर अमेरिका की कंपनी का भी मोबाइल फोन आप खरीद सकते हैं। तो यहां पर आपको इंडिया में अलग अलग देशों के प्रोडक्ट यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीद सकते हैं। आपके पास क्या होता है? वाइड चॉइस ऑफ गुड्स होते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से अपने जरूरत के हिसाब से सामान को खरीद सकते हैं, और वो सामान इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया के बाहर की भी कंपनी का हो सकता है। और ये चीज पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि बाजार जुड़ गए हैं। जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शन है इंडिया में कि हम चीन के बना हुआ सामान या फिर अमेरिका में बना हुआ सामान खरीद सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया के अलग देश में भी यह ऑप्शन है कि भारत के सामान वहां जाकर बिकेंगे। मतलब क्या है? मतलब कि विदेशी कंपनी आकर भारत में अपना सामान बेचेगी और भारत के लोग और भारत की कंपनियां जाकर विदेश के किसी देश में अपना सामान बेचेंगी। तो क्या हुआ कि जो सामान का ऑप्शन हमारे पास है, यानी मोबाइल फोन खरीदने का ऑप्शन हमारे पास है कि हम एप्पल का भी खरीद सकते हैं, ओप्पो का भी खरीद सकते हैं, रेडमी का भी खरीद सकते हैं, माइक्रोमैक्स का भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल वही ऑप्शन आपको चीन में भी मिलेगा। आप चीन जब जाइएगा तो वहां पर भी आपको एप्पल का भी फोन मिलेगा, वीवो का भी मिलेगा, ओप्पो का भी मिलेगा, सभी कंपनियां के मिलेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब कि बाजार एक जैसे हो गए, एक साथ जुड़ गए। भारत के सामान विदेशों में, विदेशों के सामान भारत में आपको मिल रहे हैं। तो यही चीज यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको समझाया गया है कि आज अगर हम देखें कंज्यूमर के रूप में, तो हम जब बाजार जाते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। हम लेटेस्ट मॉडल के डिजिटल कैमराज ले सकते हैं, मोबाइल फोन, टेलीविजन ले सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई हो सकती है। और ये पॉसिबल क्यों होने पाया? हमारे पास पॉसिबल होने पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से हमने फायदा समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ। तो हमारे पास ऑप्शंस कई सारे बढ़ गए हैं, जिनके वजह से हम नई चीजों को खरीद सकते हैं जो कि ऐसे हमारे देश में नहीं बनती है। उसी तरीके से जब आप कार्स को देखते हैं तो कार्स में भी ऐसा ही होता है। मर्सिडीज जो कि यूरोप की कंपनी है, जो कि जर्मनी की कंपनी है, वो भारत में अपना कार आकर बेचती है। तो कैसे बेच पाती है? क्योंकि भारत का बाजार जुड़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर यही कहा गया कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, एम्बेसडर, फिएट होते थे, लेकिन आज हमारे सामने कई सारे ऑप्शन है कार खरीदने के लिए। टेलीविजन भी, फ्रूट जूसेस, मतलब कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। हम या तो इंडियन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या फिर विदेशी भी खरीद सकते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि क्या यह चीज हमेशा से थी?
क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास हमेशा से था? जी नहीं। तो जब हम इंडिया के इतिहास को देखते हैं तो इंडिया के इतिहास में आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है ना कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, विदेश की कंपनियां आकर यहां पर बेच रही हैं, विदेश के प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, ये हमेशा से नहीं था। इंडिया आजाद हुआ है 1947 में। 1947 से लेकर 1991 तक, 1991 तक क्या था कि जो हमारे देश की सरकार थी उसने क्या किया था, विदेशों के प्रोडक्ट को आने से रोक कर रखा था कि भाई विदेश के लोग यहां पर, विदेश की कंपनियां यहां पर सामान नहीं बेचने पाएंगी। और उसके बाद क्या हुआ, खोल दिया गया कि हाँ हाँ अब आइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पर हमारे देश के जो लोग हैं वो एक तरीके से खरीदना चाहते हैं और हमारे देश की कंपनियां भी अच्छी हो चुकी हैं जो आपसे कंपटीशन कर सकती हैं। तो 1991 के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया कि हम विदेशी प्रोडक्ट को इतना ज्यादा खरीद सकते हैं। उसके पहले यहां पर आपको एप्पल नहीं हुआ करता था, या फिर और भी दूसरी कंपनियां जो मर्सिडीज वगैरह हैं वो यहां पर जनरली नॉर्मल आदमी के लिए नहीं मिलती थी। ठीक है, अब यहां पर आगे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिन सवालों के जवाब यहां पर हमें इस अध्याय में पढ़ने, इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो हमें समझना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, किन कारणों से ये चेंजेस लाए गए और इन चेंजेस की वजह से लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें हमें यहां पर आगे पढ़नी है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको पढ़ना है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में, एमएनसीज के बारे में, कि आखिर ये एमएनसीज होते क्या हैं, ये एमएनसीज काम कैसे करते हैं और इन एमएनसीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जरा सा हमें समझना है। अब देखिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को हम शॉर्ट में समझते हैं, ये आखिर होता क्या है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक देश में अपना काम नहीं करती है, अपना पूरा बिजनेस नहीं चलाती है, बल्कि एक देश से बाहर कई सारे देशों में उसका व्यापार फैला हुआ होता है और उसका प्रोडक्शन भी कई सारे देशों में होता है। जैसे एप्पल को हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एप्पल मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, घड़ियां बनाने वाली कंपनी, बहुत चीज बनाती है एप्पल। तो क्या एप्पल सिर्फ अमेरिका में बेचती है अपने सामान को? जी नहीं। आप दुनिया के लगभग देशों में चले जाइएगा तो वहां पर आपको एप्पल का प्रोडक्ट खरीदने को मिल जाएगा। और साथ में जब आप देखिएगा तो पता चलेगा कि एप्पल का जो प्रोडक्ट बनता है, जो मोबाइल फोन बनता है या फिर जो कंप्यूटर बनता है, वो एक देश में नहीं बनता है बल्कि कई सारे देशों में उसका प्रोडक्शन फैला हुआ है। जैसे चीन में एप्पल के मोबाइल फोन का क्या होता है, असेंबलिंग होता है, अलग अलग पार्ट को जोड़कर फाइनल मोबाइल फोन बनाया जाता है। लेकिन उस एप्पल फोन के स्क्रीन को बनाया जाता है कहां, साउथ कोरिया में। उस एप्पल मोबाइल फोन के प्रोसेसर को बनाया जाता है ताइवान में, दूसरे पार्ट को अमेरिका में बनाया जाता है, बैटरी को यूरोप में बनाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों का क्या होता है, एप्पल का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से जो एप्पल है वो क्या हो गई, एक प्रकार की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गई। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि उसका व्यापार एक देश में सीमित नहीं है, एक देश से ज्यादा कई सारे देशों में फैला हुआ है। सिंपली यही होता है एक्सप्लेनेशन। लेकिन आज के अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को देखें तो उनका प्रोडक्शन भी एक देश में नहीं होता है बल्कि अलग अलग देशों में फैला हुआ होता है। तो यहां पर बताया गया कि भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पहले की क्या स्थिति थी। तो पहले की बात करें तो हमारा देश जब तक आजाद नहीं हुआ था, यानी 1947 की बात की गई है, यानी मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक क्या था कि जो आपके देश थे, कोई भी कंपनी होती थी वो एक देश तक ही सीमित होती थी। मतलब कोई कंपनी अगर भारतीय है तो वो इंडिया में ही अपना काम करेगी और भारत में ही अपना प्रोडक्शन करेगी। समझ गए? तो ये होता था 1950-60s तक। समझ गए? और उस समय में व्यापार, जो इंटरनेशनल व्यापार होता था कि हम चीन से व्यापार कर रहे हैं, यूरोप से, इंग्लैंड से व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार का क्या करते थे हम? तो व्यापार में हम करते थे रॉ मटेरियल का व्यापार, फूड का व्यापार, यानी खाने पीने की चीजें का व्यापार, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट का व्यापार। मतलब कि पूरा प्रोडक्शन इंडिया में होगा और इंडिया से उठाकर जाकर फिर बेच केवल दिया जाएगा दूसरे देश में, और जनरली रॉ मटेरियल का होता था। अब जब इंडिया गुलाम था तो उस समय में इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स को या फिर फूड स्टफ को। रॉ मटेरियल में क्या, जैसे कोयला को एक्सपोर्ट कर दिया, आयरन ओर एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर बॉक्साइट एक्सपोर्ट कर दिया, इस तरीके की चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था। और हम इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स,
जैसे हम यहां से कॉटन या फिर और भी जो जरूरी चीजें हैं, कपड़े बनाने वाली चीजों को हम इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे, और इंग्लैंड से बने बनाए कपड़े, मिल में बने हुए कपड़े हमारे देश में आते थे, जिनको कि आम लोग खरीदते थे। अब यहां पर उस समय में जो अलग अलग देश थे वो उतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं थे, आपस में जुड़े हुए नहीं थे जितना कि आज हैं। आज क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं देश? आज आप चाहें तो आसानी से दुनिया के किसी भी देश में घूमने जा सकते हैं, वहां पर घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं। तो क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेशन है। लेकिन पुराने जमाने में क्या था? पुराने जमाने में जो ट्रैवल होता था, जो देशों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता था, वो मेनली ट्रेड की वजह से होता था। मतलब यूरोपीय लोग इंडिया में आए थे, क्यों आए थे भैया? केवल ट्रेड करने आए थे, उनको यहां से व्यापार करना था, नहीं तो उन लोग को घूमने का थोड़े मन था यहां पे। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज थी, ये व्यवस्था जो अभी तक हमने बात की कि भैया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था या फिर फिनिश गुड इंपोर्ट होता था, ये सारी चीजें चलती थी जब तक कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं आ गए। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होते हैं ये तो हमने बात कर लिया, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी हमने बात कर लिया। तो देखिए, जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ गए तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करने लगे? इन्होंने अपना एक तो व्यापार एक देश से बाहर कई सारे देशों में फैला दिया, साथ में प्रोडक्शन भी अपना फैला दिया। और यहां पर देख लेते हैं एमएनसी के बारे में क्या लिखा गया है। तो यहां पर एमएनसी के बारे में लिखा गया है, एमएनसी इज अ कंपनी that owns or control production in more than one nation। यहां पर कहा जा रहा है एमएनसी एक प्रकार की कंपनी है जो कि एक या फिर एक से ज्यादा देश में, एक नहीं एक से ज्यादा देश में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या फिर उसको एक तरीके से उसकी मालिक होती है। अब यहां पर क्या करती है एमएनसी? एमएनसी यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ये ऑफिस और फैक्ट्रीज जो बनाते हैं, ये आपको अलग अलग रीजन में बनाते हैं। और ये अलग रीजन में क्यों बनाते हैं? मतलब एक जगह पर नहीं, कई सारे जगहों पर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक तरीके से क्या करना होता है कि अपना जो उत्पादन करने का कॉस्ट है, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है, उसको कम करना होता है। तो वो ऐसे इलाके को खोजते हैं जहां पर लोग कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाएं। मान लीजिए कि इंडिया में अगर लोग 10,000 की सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, और वहीं अमेरिका में अगर लोग मांग रहे हैं कितना, 1,00,000 रुपए की सैलरी, तो बताइए एमएनसी कहां प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएगा? एमएनसी लगाएगा इंडिया में। बिल्कुल यही चीज होता है। जितने भी एप्पल का प्रोडक्शन या फिर और भी चीजों का प्रोडक्शन आप देखते हैं कि चीन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि चीन में इस तरीके की खर्चे कम होते हैं, इस वजह से। अमेरिका में फैक्ट्री लगाइएगा तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, चीन में अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, और यहां पर मेन रीजन होता है एमएनसी का दूसरे देश में, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन बैठाने का, कि भाई उनका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो लो रहे, कम रहे, कम से कम कीमत पर उनका प्रोडक्ट तैयार हो जाए। समझ गए? तो यहां पर एमएनसी जो है ऐसा क्यों चाहेगी कि भाई प्रोडक्शन का कॉस्ट कम रहे? वो इसलिए चाहेगी क्योंकि उसको भाई प्रॉफिट चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट पहले अगर 100 रुपए में बन रहा था, मान लीजिए एप्पल की बात कर लेते हैं, एप्पल का मोबाइल फोन अमेरिका में बनाने में कीमत लगता है 100 रुपए, लेकिन चीन में जब उसका प्रोडक्शन होगा ना तो उसको 50 रुपए का खर्च पड़ेगा। तो क्या वो अमेरिका में बनाएगी या फिर चीन में बनाएगी? तो भैया चीन में बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब यहां पर आगे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। टॉपिक है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। देख लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि एक लार्ज एमएनसी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, जो कि अपने प्रोडक्ट का रिसर्च सेंटर कहां बैठाई हुई है? यूनाइटेड स्टेट में। यानी कि प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा डिजाइन होगा, कैसा लुक होगा, ये होता है आपका यूनाइटेड स्टेट में। और उसका जो कंपोनेंट बनता है ये चाइना में बनता है, और इन कंपोनेंट को फिर मेक्सिको भेज दिया जाता है या फिर ईस्टर्न यूरोप भेज दिया जाता है, जहां पर इनको असेंबल किया जाता है और फिर फिनिश गुड को ले जाकर पूरे वर्ल्ड में बेच दिया जाता है। और साथ में इस कंपनी का जो कस्टमर केयर सर्विस है ये इंडिया में बैठा हुआ है, क्योंकि इंडिया में कॉल सेंटर्स आपको काफी सस्ते पड़ते हैं, यहां पर लोग एजुकेटेड हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इस वजह से। तो ये सारा जो काम किया गया एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा कि उसने रिसर्च का सेंटर अपना यूनाइटेड स्टेट में बैठाया है, कंपोनेंट बनाती है चाइना में, उस कंपोनेंट को ले जाकर मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में असेंबल करती है और फिर पूरी दुनिया में जाकर बेचा जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने का सिर्फ एक मेन रीजन है, वो है कॉस्ट। कि भाई हमें कम से कम कीमत पर सारा काम हो जाए, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम अलग अलग देशों में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ठीक है,
ये तो क्लियर हो गया। आगे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने क्या देखा इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल से हमें पता चला कि जो एमएनसी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने फिनिश्ड गुड को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली बेच रही है, बल्कि उसके साथ ही जो गुड्स और सर्विसेज जो वो बनाती है, वो बेचती है, उसका प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है। मतलब एक देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कई सारे देशों में मिलाकर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से क्या इसका रिजल्ट होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो सीधा सीधा नहीं होता, बल्कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे भैया? कॉम्प्लेक्स हो गया कि डिजाइन हुआ यूएस में, उसका फिर कंपोनेंट बनाया गया चाइना में, चाइना में फिर उसको उठाकर ले जाया गया कहां? मेक्सिको में, मेक्सिको में बना दिया गया और फिर बेचा कहां गया? बेचा गया यूरोप में, यूरोप में बेचा गया। और सर्विस कहां दिया जा रहा है? सर्विस आपको इंडिया में दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये कई सारा पूरा एक सप्लाई चेन बैठ गया, पूरा सप्लाई चेन की ये यहां इस तरीके से कर करके क्या हुआ? एक पूरा सिस्टम बना जिसके जरिए पूरा प्रोडक्ट बनेगा और उसको पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। और ऐसा जनरली सभी देशों में, सभी चीजों में होता है। एप्पल का ही मैंने एग्जांपल दिया कि एप्पल का जो डिजाइन बनता है, एप्पल का जो एप्पल कंपनी है वो अपना डिजाइन कहां बनाती है? यूनाइटेड स्टेट्स में बनाती है। यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में उसका सेंटर है, पूरा हब है। वहां पर वो अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएगी कि भाई मोबाइल फोन कैसा दिखेगा, उसमें कौन सा पार्ट लगेगा, ये वहां पे होगा। फिर चाइना में उसका असेंबलिंग होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां कहा जा रहा है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। जैसा कि यही ऊपर हमने बात किया कि भाई अलग अलग पार्ट अलग अलग इलाके में बढ़ते हैं और अलग अलग देश में होता है यह सारा काम। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। चाइना में प्रोडक्शन करने का कॉस्ट सस्ता है, इसलिए चाइना में प्रोडक्शन होता है। मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जो हैं वो यूजफुल है वहां पर। इस एग्जांपल के तहत यहां पर असेंबली का काम क्यों किया गया? क्योंकि ये यूएस के मार्केट और यूरोप के मार्केट से काफी नजदीक हैं। और इंडिया में लोग जो कंपनी है उसने कॉल सेंटर क्यों बैठाया है? क्योंकि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर जो हैं, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं और ये इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हैं और काफी कम कीमत पर वो काम करने के लिए भी तैयार हैं। इस तरीके से जो एमएनसी है अपने पूरे कोस्ट का 50 से 60% बचा लेती है और उसको काफी मुनाफा होता है। ठीक है, और इस तरीके से पूरा जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग देशों में फैलाने से जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या क्या किस तरीके से काम करते हैं और वो क्यों करते हैं, क्यों उन्होंने अपना प्रोडक्शन अलग अलग देशों में बैठाया है, ये भी हमने समझ लिया। आगे यहां पर टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। यानी कि भाई अलग अलग देशों में जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इंटरलिंक किया जाता है। तो यहां पर है कि भाई इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। भैया देखो, जहां सामान बेचना है उसके जितने नजदीक हमारा प्रोडक्शन हो जाए उतना अच्छा है। ये एमएनसीज का मानना है कि भाई अगर हमको इंडिया में सामान बेचना है तो इंडिया के बगल में हम लोग क्या करते हैं ना, इंडिया के बगल में श्रीलंका में हमको सस्ता पड़ रहा है तो हम श्रीलंका में प्रोडक्शन बैठा देंगे क्योंकि इंडिया के बगल में है। ऐसा कंपनियां चाहती हैं कि ऐसा उनको कुछ अवसर मिले। इसके साथ में वो चाहती हैं कि ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाया जाए जहां पर जो उनको वर्कर चाहिए काम करने के लिए वो स्किल्ड लेबर भी आसानी से मिल जाए, मतलब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग आसानी से मिल जाएं, सस्ते कीमत पर मिल जाएं। और साथ में अनस्किल्ड लेबर मतलब मजदूर लोग भी चाहिए तो वो भी उनको आसानी से सस्ते कीमत पर मिल जाएं। लो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा। और साथ में दूसरे फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के वो भी आसानी से होने चाहिए। जैसे दूसरे फैक्टर मतलब 24 घंटे बिजली का सप्लाई होना चाहिए, सरकार का कोई रूल्स रेगुलेशन बहुत ही खराब टाइट नहीं होना चाहिए, और भी सरकार का जो पॉलिसी है वो कंपनी के पक्ष में होना चाहिए। ऐसी जगहों पर कंपनियां क्या करती हैं, फैक्ट्री लगाना चाहती हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें। अब यहां पर जब कंपनियां जो हैं इस तरीके के कंडीशंस को देख लेती हैं कि हमको जितनी भी चीजें जरूरत है सभी चीजें मिल रही हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम फैक्ट्री या फिर ऑफिस लगाएंगे किसी भी देश में। आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में आपको उतने ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं देखने को मिलते हैं जितना कि चाइना में देखने को मिलते हैं। क्यों?
यहां पर सबसे बड़ा यही सारे रीजन है। चाइना में क्या है कि आप अगर आज चाहिएगा कि मुझे एक फैक्ट्री लगाना है या फिर कुछ प्रोडक्शन करना है, तो आज जाइए आप चाइना की सरकार के पास। चाइना की सरकार जो है गांव, आप बोलेगा कि इस गांव में मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, चाइना की सरकार एक हफ्ता में उस गांव को खाली करवा देगी, आपको जमीन दे देगी, आप तुरंत जाइएगा फैक्ट्री लगाइएगा, एक महीना में आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, दूसरे महीना से वहां पर सामान बनने लगेगा। लेकिन इंडिया में आइएगा तो इंडिया में आपको मान लीजिए कि कोई गांव मिला कि भाई यहां पर हमको फैक्ट्री लगाना है, ये हमारा समुद्र के किनारे है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर पहले उस गांव में जमीन खरीदना होगा, जमीन खरीदने में मुआवजा देना होगा, बहुत चीज होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। सरकार बोलेगी कि भैया आपको 20% टैक्स देना है, टैक्स दीजिएगा तबे बनाइएगा फैक्ट्री, नहीं तो नहीं। आपको लोग काम करेंगे तो उनको 50,000 का वेतन देना होगा, तबे फैक्ट्री लगाने देंगे, नहीं तो नहीं लगाने देंगे। कंपनी बोलेगा रखिए अपना फैक्ट्री, हम जा रहे हैं चाइना में। सीधा सीधा बात है। तो कंपनी को जब अपना फायदा दिखता है, कंपनी को लगता है कि सरकार या फिर पूरा जो यहां पर प्रोडक्शन है वो मेरे हिसाब से है, मेरे फायदे के अनुसार है, तभी वो कहीं पर फैक्ट्री लगाती है। समझ गए? यही हमेशा कंपनी देखती है। जब भी कोई विदेशी कंपनी मान लीजिए इंडिया में आई, तो वो क्या करेगी, वो यहां पर आके अगर उसको फैक्ट्री लगाना है तो उसको लैंड खरीदना पड़ेगा, उसको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, उसको मशीन लेना पड़ेगा और भी दूसरे इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों करने में जो उसका खर्चा बैठता है, जो उसका खर्चा लगता है, इस खर्चे को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि भाई विदेशी कंपनी ने आकर क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट तो सिंपल हो गया कि भाई कोई भी, मतलब आप भी अगर जाकर कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, छोटा सा ही लगा रहे हैं, और उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जमीन खरीद रहे हैं। जमीन खरीदने के अलावा क्या कर रहे हैं? वहां पर मशीन खरीद रहे हैं। मशीन खरीदने के अलावा क्या कर रहे हैं? दूसरे बिजली वगैरह सारी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपने इन्वेस्टमेंट किया कि भैया मैंने फैक्ट्री बैठाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, हमको यहां पर कार बनाना है, तो क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। अब यहां पर जब ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है किसी एमएनसी के द्वारा या फिर किसी विदेशी आदमी के द्वारा, कि कोई विदेश की कंपनी आई, उसने भारत में पैसा लगाया एक फैक्ट्री लगाने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये कोई दया भावना की चीज नहीं है कि विदेशी कंपनी आकर आपके ऊपर दया करी, ऐसा नहीं है। विदेशी कंपनी आई है, यहां पर इन्वेस्टमेंट उसने लगाया है, तो क्यों लगाया है? उसने ये सोच कर लगाया है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, यहां पर जो वो पैसा लगा रही है उसके बदले उसको प्रॉफिट होगा, जिससे वो मुनाफा कमाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब यहां पर हम क्या करते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं पर आ जाता है कि भैया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब यहां पर देखें तो और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यहां पर क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ एमएनसीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये अभी तुरंत हम देखने वाले हैं, तो इसको हम देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बीच में अंतर बताइए, ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और साथ में बोर्ड टर्म 2016 में आया है। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन है कि भैया एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वे। किस किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन फैला रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अभी हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक में या फिर इसके आसपास क्वेश्चन है। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला तो यहां पर आप बता सकते हैं कि जब विदेश से हम व्यापार करते हैं तो वो हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया, विदेश की कंपनी यहां पर पैसा लगाएगी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे यहां से जो आपको पढ़ना है, यहां से आपको पढ़ना है और समझना है कि जो एमएनसी है वो किसी भी देश में अपना प्रोडक्शन कैसे करती है या फिर क्या क्या तरीका से वो प्रोडक्शन किसी देश में अपना फैलाती है। तो यहां पर वही चीजों को 3-4 तरीके हैं जिनको यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले जो एमएनसी क्या करती है, एमएनसी अगर किसी देश में अपना प्रोडक्शन करना चाहती है तो वहां पर क्या करेगी, वो लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंटली जाकर प्रोडक्शन करेगी। और यहां पर क्या होगा, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप होगा और लोकल कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन होगा। अब यहां पर लोकल कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है इस तरीके के प्रोडक्शन से। कैसे फायदा होता है? पहला तो एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, वो पैसे इन्वेस्ट करेगी सारे मशीन
खरीदने के लिए, फैक्ट्री बैठाने के लिए, सब चीज करने के लिए। और इसके साथ ही जो एमएनसी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स को लाएगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तरीके से क्या करेगी, फैक्ट्री बैठाएगी और उस पर काम करेगी। तो इससे दोनों को फायदा होता है, एमएनसी को सस्ता प्रोडक्शन भी मिल जाता है और जो लोकल कंपनी है उसको एक तरीके से अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है जिसके साथ वो मिलकर अच्छा काम कर सकती है। लेकिन ये एक तरीका हो गया जॉइंट तरीका जिसके जरिए प्रोडक्शन फैलता है, लेकिन ये सबसे फेमस नहीं है। सबसे फेमस तरीका क्या है कि जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, वो आएगी किसी देश में और वहां पर लोकल कंपनी को सीधे खरीद लेगी पैसा देकर। क्यों? क्योंकि वो वहां पर नहीं चाहती है कि किसी को अपना प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे, वो सीधे चाहती है कि सारा प्रॉफिट जो है वो हमको मिले और किसी और को नहीं मिले। तो एमएनसी जो होते हैं इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा, बहुत मतलब बहुत पैसा। जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल आपको बताता हूं, एप्पल के पास अभी के करीब 250 बिलियन डॉलर कैश है। कैश मतलब उसके पास बैंक बैलेंस है। 250 बिलियन डॉलर जानते कितना होता है? 1 बिलियन डॉलर होता है 7,500 करोड़। तो सोच लीजिए 7,500 इंटू 250, इतना कैश अवेलेबल है। समझ गए? इतना कैश एप्पल कंपनी के पास अवेलेबल है। तो इतना कैश है उसके पास, तो क्या वो एप्पल आकर इंडिया में किसी कंपनी को खरीद सकती है? ऐसे खरीद सकती है, ऐसे किसी कंपनी को। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो उनके लिए काफी इजी होता है एमएनसी के लिए किसी भी लोकल कंपनी को खरीदना। एग्जाम्पल के रूप में लें तो जो एक कारगिल फूड है, कारगिल फूड एक कंपनी है जो कि खाने पीने का सामान बनाती है या फिर उस तरीके के काम करती है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। वो इंडिया आई, इंडिया में उसको अपना प्रोडक्शन फैलाना था, मार्केट फैलाना था, सारा व्यापार फैलाना था। तो उसने क्या किया, इंडिया में आकर स्मॉलर इंडियन कंपनीज को खरीद लिया काफी सारे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्या था? पराग फूड था। पराग फूड जो था वो इंडियन कंपनी थी और इंडिया में काफी उसका व्यापार फैला हुआ था, काफी इसका प्रोडक्शन फैला हुआ था और साथ में मार्केट भी काफी अच्छा था। इसने पूरा नेटवर्क बनाकर रखा था। इसके साथ ही इसके पास क्या था? इसके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी जो कि एक तरीके से सीधे क्या चली गई, कारगिल फूड के पास चली गई। तो कारगिल फूड ने एक दिन में एक कंपनी को खरीदा और उसका पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट में पूरा कंट्रोल फैल गया। मतलब जिस देश में वो थी ही नहीं, वहां पर आकर अचानक से उसका वो लीडर बन गए। उसके पास 4 रिफाइनरीज हो गई, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, कस्टमर हो गए, सभी लोग हो गए। और वो इंडिया में आएगी तो इंडिया में क्या करेगी? पराग फूड के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचेगी और खूब पैसे कमाएगी, खूब मुनाफा कमाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज से क्या देख सकते हैं, इस एग्जांपल से जो कारगिल है वो अब इंडिया में एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है और उसका जो कैपेसिटी है वो है 5 मिलियन पाउचेस डेली। तो समझ लीजिए, एक बार आई, एक बार कंपनी ने खरीदा लोकल कंपनी को और इंडिया की मार्केट लीडर वो बन गई। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद यहां पर बताया गया वही चीज जो मैंने कहा कि बहुत सारे जो एमएनसीज होते हैं उनके पास पैसा इतना होता है कि जो डेवलपिंग देश है ना, उनका बजट से भी ज्यादा पैसा होता है। 250 बिलियन डॉलर मैंने कहा, ये आप समझ लीजिए कि बहुत सारे देश हैं उनका इतना बजट नहीं है। इंडिया का बजट मेरे ख्याल से 600 या 700 बिलियन डॉलर है, साल का बजट इतना शायद रहता है मेरे ख्याल से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के बजट में कंपैरिजन में यहां पर कितना है आपका पैसा। इंडिया का साल का जो बजट बनता है ना, जो वित्त मंत्रालय द्वारा आता है, उसकी बात मैं कर रहा हूं कि उसके कंपैरिजन में एप्पल के पास कितना पैसा है। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए। अब यहां पर अगला तरीका बताया गया है जिसके तरीके से जो एमएनसी हैं वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर एमएनसी क्या करते हैं, ये कंपनी को खरीदते भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, एमएनसी सीधे ऑर्डर दे देते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। मतलब कि छोटा कोई कंपनी है इंडिया में, उसको ऑर्डर दे दिया कि भैया जाओ मेरे लिए 100 जूते बना दो, सीधे बस ऑर्डर दे दिया, उसको कोई किसी और चीज से मतलब नहीं है। तो यहां पर जैसे गारमेंट की बात करें, फुटवेयर की बात करें, स्पोर्ट्स आइटम की बात करें, तो इस इंडस्ट्री में यही होता है कि जो कंपनियां हैं जैसे कॉस्को हो गया या फिर रीबॉक हो गया या फिर और भी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने आइटम्स का प्रोडक्शन करने के लिए ना तो पार्टनरशिप करती हैं ना तो लोकल कंपनियों को खरीदती हैं।
वो सीधे आती हैं, लोकल कंपनी को ऑर्डर दे देती हैं कि भैया मेरे लिए 10,000 जूते बना दो और मैं जाकर विदेश में अपना नाम चिपकाकर सिर्फ बेच दूंगा। तो ये एक तरीका होता है जिसके जरिए मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन करवाती है या फिर करती है किसी देश में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये जो तरीका है ये आजकल काफी फेमस है और काफी ज्यादा इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में क्या आपको जितनी भी एमएनसीज है वो यही करती हैं। जैसे एप्पल का मैं बात कर लेता हूं तो एप्पल यही काम करती है। एप्पल क्या करती है कि एप्पल सिर्फ अपना मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर को डिजाइन करती है। वो डिजाइन करती है कि स्क्रीन कैसा दिखेगा, कितने बटन होंगे, स्क्रीन के पीछे स्टिकर कहां होगा, कितना बड़ा स्टिकर होगा, बस एप्पल डिजाइन करेगी। एप्पल डिजाइन करके क्या करेगी, कंपनी है कौन सी कंपनी, फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन कंपनी को दे देगी कि भैया मेरे लिए तुम क्या करो ना, 1 करोड़ पीस मोबाइल बना दो। ये डिजाइन लो और इस डिजाइन पर 1 करोड़ पीस मोबाइल बना दो और मुझे दे दो, मैं दुनिया में जाकर बेच दूंगा। तो फॉक्सकॉन क्या करेगी, फॉक्सकॉन उस डिजाइन पर मोबाइल फोन को बना देगी और एप्पल को दे देगी। एप्पल आकर इंडिया में बेच देगा या फिर दुनिया में कहीं भी जाकर बेच देगा। तो क्या हुआ यहां पर हुआ कि जो यहां पर एप्पल कंपनी थी उसने एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए ये चीज बना दो, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब यहां पर एप्पल ऐसा क्यों करेगी, ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि यहां पर इसको काफी सस्ता पड़ेगा और साथ में जो यहां पर जो कंपनी ऑर्डर देने वाली है, एप्पल है या फिर कोई और कंपनी है, चाहे रीबॉक है, कॉस्को है, तो वो क्या करती है, वो जाती है और खोजती है कि कौन मेरे लिए बनाएगा ये सामान, जो भी सबसे सस्ते कीमत पर बनाएगा उसको मैं ऑर्डर दूंगा। समझ गए, ये तरीका अपनाया जाता है कि भाई मैं ये मोबाइल फोन बनाना चाहता हूं, जो भी सस्ता बनाएगा, सबसे सस्ता जो बनाएगा उसको मैं ये ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, अब यहां पर यही चीज किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो कंपनी होती है, एमएनसी होती है, ये एक तरीके से डिसाइड करती है कि कितने प्राइस पर मेरा मोबाइल फोन बनेगा, कि भाई सबसे सस्ता कौन बनाएगा उसको मैं ऑर्डर दूंगा, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कब डिलीवरी होगी, लेबर कंडीशन जो है ये भी एक तरीके से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां पर क्या होता है, एमएनसी जो है वो लोकल कंपनी को क्या बोलती है कि भाई मुझे सबसे सस्ता चाहिए। अब सबसे सस्ता चाहने में क्या होता है कि जो लोकल कंपनी है वो एक तरीके से ये करती है कि अपना कीमत को कम करने के लिए लोगों को वेतन कम देती है, लोगों का वर्किंग कंडीशन ज्यादा होता है, मतलब कि जहां पर 8 घंटे काम करना चाहिए था वहां पर 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई कंपनी को तो ज्यादा फायदा हो गया, एमएनसी को तो ज्यादा फायदा हो गया, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोकल कंपनी है, उसको उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं है। ठीक है, ये अच्छा चीज नहीं है, एक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं एमएनसीज के साथ। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने वैरायटी ऑफ वेज देखे जिसके जरिए एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन और इंटरेक्शन लोकल प्रोड्यूसर के साथ बढ़ा रहे हैं। या तो वो पार्टनरशिप करते हैं कंपनीज के साथ, लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए या तो यूज करते हैं, या फिर लोकल कंपनीज के साथ कंपीट करते हैं, या फिर उनको खरीद लेते हैं। एमएनसी जो है एक तरीके से प्रोडक्शन के ऊपर काफी उनका स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस होता है इन डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर यही कहा गया है कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, इन सभी रीजंस की वजह से क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो काफी इंटरलिंक हो चुका है। मतलब इंडिया में प्रोडक्शन, चाइना में प्रोडक्शन, वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन काफी इंटरलिंक हो चुका है। जैसे एप्पल का ही बात करें तो एप्पल की जो कंपनी है जो एप्पल के लिए मोबाइल फोन बनाती है, फॉक्सकॉन है, या फिर इसके अलावा पेगाट्रॉन कंपनी भी है। तो फॉक्सकॉन क्या कर दिया, फॉक्सकॉन पहले चाइना में मोबाइल फोन बनाती थी, चाइना में उसको महंगा लगने लगा, तो वो अब आ गई इंडिया में, बोली कि अब हम इंडिया में क्या करेंगे, मोबाइल फोन बनाएंगे, क्योंकि यहां पर लेबर ऑफ सस्ता हमको पड़ रहा है चाइना से। तो यहां पर इस तरीके से जो कंपनियां हैं वो एक तरीके से अलग अलग देशों में प्रोडक्शन भी करती हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और साथ में मार्केट्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। बहुत लंबे समय तक क्या था कि भाई फॉरेन ट्रेड ही वो चीज थी जिसके जरिए जो कंट्रीज हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि पुराने जमाने में लोग उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, टूरिंग नहीं करते थे, तो लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन नहीं होता था। इंडिया के लोगों को और चीन के लोगों को आपस में कोई मतलब नहीं था आज के 500 साल पहले कि चीन के लोग क्या कर रहे हैं और इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक था, चाइना से इंडिया का अगर कुछ व्यापार 100, 200, 1000 रुपए का हो रहा है तो हो रहा है, कुछ लोग आए यहां से मसाले खरीद के ले गए,
बस उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। आप अगर हिस्ट्री में देखिएगा तो जो इंडिया था, इंडिया और साउथ एशिया का जो रीजन है वो पूरे आपके ईस्ट और वेस्ट में काफी जुड़ा हुआ था ट्रेड के साथ, मतलब ट्रेड काफी ज्यादा होता था और ट्रेड के माध्यम से ही ये सारे इलाके आपस में जुड़े हुए थे। उसके अलावा लोगों का इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता था। और साथ में आप एक तरीके से ये भी ध्यान रखिएगा या फिर आपको ये भी पता चलेगा कि देखिए जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट था ना, ट्रेड व्यापार, उसी कारण से जो कंपनीज थी, जो यूरोपियन कंपनीज थी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आए थे। भारत में वो घूमने नहीं आए थे। जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घूमने नहीं आई थी, बल्कि इंडिया में वो ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी। और यहां के कंडीशन देखकर उसको लगा कि यहां पर राज भी कर सकते हैं, तो आगे यहां पर वो राज भी करने लगे। ठीक है, तो आगे यहां पर कहें तो सिंपली कहें तो जो फॉरेन ट्रेड थी उसने एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट किया कि भाई देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर दूसरे देशों में भी अपने सामान को बेच सकते हैं। फॉरेन ट्रेड से क्या फायदा है कि भाई आप अपने मार्केट से निकलकर बाहर भी बेच सकते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल फोन बनाते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस जो है वो जियो चला रही है, तो जियो चला रही है तो कहां चला रही है? जियो सिम कार्ड बेचती है, इंडिया में बेचती है, लेकिन उसको कल मन करता है कि नहीं अब इंडिया से बाहर निकलकर हम लोग जाकर दूसरे देशों में भी बेचते हैं। तो क्या वो कर सकती है ऐसा? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो अपने लोकल मार्केट से निकलकर दुनिया के दूसरे देश में भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है और दूसरे देशों के साथ भी कंपटीशन वो कर सकती है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से निकलकर दूसरे मार्केट में भी बेच सकते हैं, जहां पर वो एक तरीके से उन कंपनीज के साथ कंपीट कर सकते हैं जो कि उस देश की लोकल है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, उसके पास ये अच्छी बात ये होती है फॉरेन ट्रेड से कि जब दूसरे देश के लोग आकर यहां पर सामान बेचते हैं, यानी कि जब भी गुड्स का इंपोर्ट होता है दूसरे देश से, तो उसके पास क्या होता है? चॉइस ऑफ गुड्स काफी अच्छे हो जाते हैं। मतलब कि मोबाइल फोन का अगर हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो मोबाइल फोन का ऑप्शन आपके पास इतना सारा कैसे है? क्योंकि भाई चाइना से मोबाइल फोन आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है। एप्पल भी आप खरीद सकते हैं, रेडमी, वीवो, ओप्पो, माइक्रोमैक्स या फिर कोई और मोबाइल फोन आप खरीद सकते हैं अपनी मर्जी का, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है? एक छोटा सा स्टोरी है। यहां पर स्टोरी आपको बताया गया है चाइनीज टॉयज इन इंडिया, कि इंडिया में जो खिलौने बिक रहे हैं वहां पर चाइनीज खिलौने भी काफी ज्यादा संख्या में बिक रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो देखिए, जो चाइना में मैन्युफैक्चरर हैं जो कि खिलौने बनाते हैं, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में हम खिलौने एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में हम खिलौने हाई प्राइसेस पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिकता है, मतलब इंडिया में जो खिलौने बिक रहे हैं वो हाई प्राइसेस पर हैं। उसको देखा चाइनीज़ लोगों ने, बोला कि हम यहाँ पर खिलौने बेचेंगे और खिलौने में हम काफ़ी सस्ते दामों पर बेचेंगे और खिलौने सस्ते दामों पर मिलेंगे तो क्या होगा? इंडिया में आपको एक साल में क्या हुआ कि 70 से 80% जो खिलौने इंडिया में बिकते थे वो चाइनीज़ खिलौने होने लगे। मतलब कि इंडिया में खिलौने बनना बंद हो गए, क्योंकि इंडिया के खिलौने महंगे थे, चीन के खिलौने सस्ते थे। तो क्या हुआ? चीन के खिलौने ज्यादा बिकने लगे, इंडिया के खिलौने क्या हो गए? कम बिकने लगे। और यहां पर क्या हुआ? खिलौने काफी सस्ते होने की वजह से इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे उनको काफी नुकसान होने लगा और चाइनीज जो टॉयज थे उनका कंपटीशन हुआ इंडियन टॉयज के साथ। और चाइनीज टॉय जो थे वो काफी अच्छे थे, काफी एक तरीके से सस्ते थे, तो यहां पर काफी एक तरीके से बिकने लगे। और इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे जो कि महंगे दामों पर बना रहे थे टॉयज को, वो उनकी हालत खराब होने लगी। अब यहां पर इंडियन बायर्स के लिए तो ये अच्छा हो गया कि इंडियन बायर्स के पास क्या था? टॉयज का चॉइस बढ़ गया, सस्ते दामों पर उनको मिलने लगा। लेकिन चाइनीज टॉय मेकर्स के लिए क्या हुआ कि उनका बिजनेस एक्सपैंड कर गया। वो पहले सिर्फ चाइना में टॉय बेच रहे थे, अब वो यहां पर भी बेचने लगे, इंडिया में भी बेचने लगे। लेकिन जब हम इंडियन टॉय मार्केट की बात करें, इंडियन टॉय मेकर्स की बात करें, जो इंडिया में टॉय बनाने वाले थे, उनके लिए काफी लॉस हो गया। कैसे? क्योंकि उनका जो टॉयज था वो अब उतना नहीं बिकता है जितना कि पहले बिका करता था। तो भाई यहां पर क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड से कभी किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी हो जाता है, ये बात है। अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है? इन जनरल विथ द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर।
choice of goods in market rises, prices of similar goods in two market tend to become equal, and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. तो यहां पर क्या होता है, जब भी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, उससे यह होता है कि जो सामान है वो एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुंचता है। जैसे चाइना में हमने क्या देखा, चाइना में टॉय बना, वो अब कहां बिकने लगा, वो अब इंडिया में बिकने लगा। तो क्या हो गया, इंडिया का मार्केट और चाइना का मार्केट क्या हो गया, आपस में इंटरलिंक हो गया। जो टॉय चाइना में बिक रहा है वही टॉय अब इंडिया में भी बिक रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे दोनों देशों के बीच में जो प्रोडक्ट्स थे, पहले चाइना में टॉय सस्ते बिक रहे थे, इंडिया में टॉय महंगे बिक रहे थे, अब यहां पर दोनों आपस में एक तरीके से कंपीट करने लगे, तो प्राइसेस दोनों मार्केट में टॉय के बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, चाइना में अगर कंपनी 10 रुपए में बेच रही थी, वो अब इंडिया में आई तो इंडिया में भी वो 10 रुपए में बेचने लगी, तो क्या हो गया, 20 रुपए में जो यहां पहले बिक रहा था वो अब बिकना बंद हो गया। अगर यहां पर इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को बेचना है अपना सामान, अपना प्रॉफिट रखना है, मार्केट शेयर रखना है, तो इनको भी 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, ये 20 रुपए में बेच नहीं सकते हैं क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक तरीके से कंपटीशन है ये अब इंडिया में नहीं रह गया, सिर्फ अब वर्ल्ड लेवल पर हो गया। चाइना और इंडिया की कंपनियां जो कि अलग अलग देशों में अपना सामान बनाती हैं, अलग अलग लोगों के लिए बनाती हैं, लेकिन वो अब सीधे आपस में कंपटीशन कर रही हैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहां पर आगे क्या कहता है, यहां पर कहता है फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि जो मार्केट है, अलग अलग देशों की मार्केट है, वो आपस में इंटीग्रेट हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो अभी तक तो हमने एमएनसीज के बारे में काफी पढ़ लिया, जान गए कि एमएनसी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका पूरा वर्किंग होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पिछले 20 से 30 सालों में क्या हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ये सर्च कर रहे हैं कि दुनिया में किस जगह पर वो आसानी से सस्ते दामों पर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो अलग अलग नए जगहों पर जाकर क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एमएनसी के द्वारा वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है नए नए देशों में। जैसे इंडिया में भी आजकल आप देख रहे हैं कि सरकार जो है मेक इन इंडिया चला रही है, कि भाई जहां पर क्या है कि एप्पल फैक्ट्री लगा रहा है, सैमसंग फैक्ट्री लगा रहा है, और भी जो कंपनीज हैं वो आकर फैक्ट्री लगा रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया के अलावा दूसरे देश भी हैं, जैसे वियतनाम है, म्यांमार है, और भी सारे देश हैं जहां पर अब नई कंपनियां आकर क्या कर रही हैं, फैक्ट्रियां लगा रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपका फॉरेन कंपनी के द्वारा होता है। कोई विदेशी कंपनी आकर जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पहले पढ़ाया गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, देश में ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। क्योंकि भैया फैक्ट्री लगेगा तो क्या होगा, फैक्ट्री लगेगा तो नौकरियां मिलेंगी लोगों को। इसलिए क्या होता है कि सरकारें भी चाहती हैं कि भाई हमारे देश में नई कंपनी आए, नई नई फैक्ट्री लगाए, जिससे हमारे देश के लोगों को जॉब मिले और हमारे देश का ग्रोथ हो। तो ठीक है, तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो एमएनसीज हैं उनके लिए नए नए ऐसे फेवरेबल कानून बनाए जाते हैं। सरकार ऐसे कानून बनाती है, ऐसी व्यवस्था करती है ताकि उनको अच्छा लगे, हमारा देश पसंद आए। जैसे सरकार, हमारा जो सरकार है अभी, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, बोला है कि भैया आइए, आपको हम इंसेंटिव देंगे, आप हमारे देश में फैक्ट्री खोलिएगा, हमारे देश में फैक्ट्री खोलकर कोई भी सामान बनाइएगा, मोबाइल फोन बनाइएगा या कुछ भी बनाइएगा, तो आपको हम क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे, छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे। जिससे क्या होगा, वो कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगाएगी, भारत के लोगों को नौकरी देगी, और बहुत सारे संख्या में क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी समय में क्या होता है, जब यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देशों में होता है और देशों में जब प्रोडक्शन होने लगता है और दूसरे देशों में जाकर प्रोडक्ट बिकने लगता है, उससे फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इंडिया से जाकर कहां बिकेगा, यूएसए में अगर प्रोडक्ट बिकेगा, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो अभी के समय में अगर आप देखिए तो वर्ल्ड में ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड है वो मेनली कंट्रोल किया जाता है इन एमएनसीज के द्वारा।
क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड मोस्टली हो रहा है देशों के बीच में, वो यही जो कंपनीज हैं यही एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाती है। जैसे हम यहां पर एप्पल का ही बात कर रहे हैं शुरू से, तो एप्पल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। जो एप्पल है उसने क्या किया, उसने चाइना में असेंबलिंग किया। चाइना से पहले उसने क्या किया, साउथ कोरिया में स्क्रीन बनाया। उसके पहले क्या किया, ताइवान में उसने प्रोसेसर बनाया, या फिर उसके पहले यूएसए में कुछ बनाया। तो क्या हुआ, साउथ कोरिया से अगर कुछ सामान चाइना गया तो साउथ कोरिया और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ। कैसा ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हुआ। यूएसए से चाइना में आया सामान तो क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ। ताइवान से चाइना में आया तो क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ। और फिर चाइना से बनकर प्रोडक्ट जब यूएसए में बिकने गया तो क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ। फिर जो ये चाइना से अगर एप्पल का फोन आता है इंडिया में बिकने तो क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है। तो ये इसी तरीके से जो काम किया जाता है एमएनसीज के द्वारा, ये बहुत बड़ा हिस्सा है आज के फॉरेन ट्रेड का। आज अगर वर्ल्ड में देखें तो ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है वो इसी तरीके के मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे आपका फोर्ड मोटर का एग्जांपल दिया गया है। फोर्ड मोटर, आप जानते हैं कि फोर्ड एक कार कंपनी है जो कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां है, इंडिया में। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो फोर्ड जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए कार नहीं बनाती है, बल्कि इंडिया से बनी हुई कारों को दूसरे देशों में ले जाकर बेचती है और साथ में कंपोनेंट्स को ले जाकर वहां पहुंचाती है कार बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, वो एक तरीके से इंडिया और उन देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड करने में मदद कर रही है। ठीक है, अब यहां पर यही कहा गया है कि जो ज्यादातर एमएनसीज है उनका एक तरीके से गुड्स और सर्विसेज में काफी बड़ा हिस्सा होता है ट्रेड में। मतलब क्या है, मतलब कि अब यहां पर ऐसी बात नहीं है कि सरकार ट्रेड करेगी, जरूरी नहीं है कि सरकार खुद से ट्रेड करे। सरकार को उतना ज्यादा अब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप अगर इंडिया या फिर वर्ल्ड के किसी भी देश का ट्रेड देखिएगा, उसमें से मैक्सिमम हिस्सा जो होता है ट्रेड का वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। और कंपनी में मोस्टली कौन करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक देश से ज्यादा कई देशों में फैली हुई हैं। अब यहां पर बात करें तो आगे कहा जा रहा है, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। देखिए, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, ज्यादा फॉरेन ट्रेड से क्या रिजल्ट हुआ है, उसका रिजल्ट यह निकला कि दुनिया के जो अलग अलग देश हैं ये आपस में अब ज्यादा जुड़ चुके हैं, आपस में एक बहुत ज्यादा इंटीग्रेट कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ उनका ट्रेड के मामले में इंटरेक्शन बढ़ चुका है। हमने देखा कि भाई एमएनसी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एमएनसीज हैं। एप्पल तो हमने एक एग्जांपल लिया, एप्पल, सैमसंग, एलजी, मतलब नाम आप लेते जाइए, बहुत सारे एमएनसीज हैं। और इनके वजह से क्या हुआ है, इनके ट्रेड के वजह से जो दुनिया के अलग अलग देश थे जिनका इकोनॉमी अलग था, पूरा मार्केट अलग था, वो आपस में अब जुड़ चुके हैं। अब यहां पर आगे आपको बताया गया है ग्लोबलाइजेशन का क्या डेफिनेशन। तो यहां कहा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मतलब ये इसको कंप्लीट यही नहीं लिख सकते, थोड़ा सा चेंज करके लिखिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन में जो एमएनसीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा आज के समय में कर रहे हैं। आज क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट या फिर टेक्नोलॉजी एक से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। आज के 20-30 साल पहले के कंपैरिजन में आज अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन में हैं और एक दूसरे के साथ एक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उनका मतलब काफी क्लोज लिंक हो चुका है। आगे कहा जा रहा है बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। भैया, ये मूवमेंट जो हो रहा है ट्रेड का, या फिर मूवमेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, सर्विसेज का, सामानों का, इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए देश जुड़ते हैं। कौन सा तरीका, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, वो तरीका है मूवमेंट ऑफ पीपल। यानी लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जब मूवमेंट होता है
है तो उससे भी देश आपस में जुड़ते हैं। यानी कि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो जनरली जाते हैं एक देश से दूसरे देश में किस काम के लिए, या तो वो जाते हैं कि भैया हमको यूएसए में नौकरी मिलेगा तो ज्यादा वेतन मिलेगा, इसलिए लोग जाते हैं दूसरे देशों में ज्यादा बेटर जॉब के लिए, बेटर इनकम के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए। लोग बोलते हैं कि भैया हार्वर्ड में चलो पढ़ते हैं, हार्वर्ड के अलावा ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, तो क्या अच्छा एजुकेशन, अच्छा नौकरी, अच्छा इनकम के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। मैं यहां पर परमानेंट मूवमेंट की बात कर रहा हूं। टूर और ट्रेवल के लिए तो लोग जाते ही हैं, जाते हैं 15 दिन, महीने दिन, 2 महीने घूमकर आते हैं, ठीक है। और पिछले कुछ 20-30 सालों में हमने देखा है कि हमको ये एक तरीके से देखने को मिला है कि अब उतने ज्यादा हमको लोगों का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत तरीके के अब रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं और सरकारें एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रही हैं, ठीक है। लेकिन हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है लोगों के मूवमेंट में, ठीक है। आगे यहां पर आपको पढ़ाया गया है टॉपिक क्या है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी उन फैक्टर्स के बारे में बात की जा रही है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आपका इनेबल होने पाया है। तो जरा सा एक तरीके से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसको जरा सा देख लेते हैं। यहां पर है एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। ये तो हमने 3 तरीका पहले ही पढ़ लिया है, वहां से आप आंसर कर सकते हैं। यहां है हाउ डू द एमएनसीज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनीज। ये भी हमने बात किया कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो लोकल कंपनी को भी फायदा होता है। वेयर डू एमएनसीज सेटअप देयर प्रोडक्शन यूनिट। एमएनसीज कहां पे प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं, ये हमने बात कर लिया है। इन्यूमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के 3 फीचर बताइए, ये भी आप बता सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, पहले बोर्ड में भी आया हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको भी आप आंसर कर सकते हैं। यहां पर हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया, एक्सप्लेन। इसको भी आप बता सकते हैं। इसके साथ ही आगे अगर हम देखें और क्वेश्चन को, तो और क्वेश्चन में क्या है, एक सेकेंड। आगे यहां पर डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो अभी तुरंत हम टेक्नोलॉजी का रोल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करें, एक व्हाई डू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन सर्टेन एरियाज ओनली। ये भी आप आसानी से पहले पढ़ी हुई चीजों से आंसर कर सकते हैं। हाउ हैव आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन है या नहीं है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे और टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जरा सा टेक्नोलॉजी का रोल देख लेते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हमारे इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन के ग्रोथ में। भाई देखिए, फैक्टर्स में हमको एक तो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, दूसरा कम्युनिकेशन पढ़ना, और भी चीजें हैं जिसको कि देख लेते हैं। तो यहां कहा जा रहा है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैव स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई टेक्नोलॉजी हमारा पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, पिछले 200 सालों में जितना ग्रोथ हुआ है उतना पिछले 2000 सालों में भी नहीं हुआ था। और आज अगर आप पिछले 50 सालों की बात करें तो कंप्यूटर्स आ चुके हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुके हैं जिससे कि हमारा पूरे वर्ल्ड का इंटीग्रेशन काफी अच्छा हो चुका है। जैसे यहां पर बात किया गया है पिछले 50 सालों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका ये जो कंटेनरशिप है, कंटेनरशिप का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो चुका है, काफी सस्ता हो चुका है। और इसके साथ ही एक और चीज का ट्रांसपोर्टेशन है और इंप्रूवमेंट है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वो है रेफ्रिजरेशन। यानी जो फ्रिज आप अपने घर में यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी जो है ना, उसकी वजह से भी आपका ट्रांसपोर्टेशन, फूड आइटम का ट्रांसपोर्टेशन एक देश से दूसरे देश काफी बढ़ चुका है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जहाज है उसके जरिए अगर आप फूड आइटम एक देश से दूसरे देश ले जाते, काफी लंबा समय लगता था, तो खराब हो जाते थे भोजन। लेकिन अब क्या है, आप रेफ्रिजरेट करके उसको लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं और आसानी से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर कंटेनर की बात की गई है। कंटेनर की वजह से क्या हुआ है कि फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाता है और साथ में लॉन्ग डिस्टेंस पर लोअर कॉस्ट पर हम चीजों को पहुंचा सकते हैं। कैसे, ये जरा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंटेनर क्या होता है ये देख सकते हैं, इस तरीके का बॉक्सेस आपने रेलवे ट्रेन पर देखा होगा, ट्रेन पर कभी कभी इस तरीके के बॉक्सेस जाते हैं।
तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो गुड्स हैं उनको कंटेनर्स में रख दिया जाता है और इन कंटेनर्स को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, शिप पर भी लोड कर सकते हैं, इन कंटेनर्स को आप ट्रेन पर भी लोड कर सकते हैं, ट्रक्स पर भी लोड कर सकते हैं और एक छोटे से शहर से उठाकर किसी दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। और इन कंटेनर्स की वजह से क्या हुआ है कि इनको आसानी से आप एक जगह आपने अपने घर में कंटेनर पैक कर दिया, सील कर दिया, तो उस कंटेनर को अब खोलने की जरूरत नहीं है। वो कंटेनर आपके घर से ट्रक पर लोड होगा, जाकर स्टेशन पर ट्रेन पर लोड होगा, स्टेशन से ट्रेन लेकर जाएगी उसको कहां पर, सी पोर्ट पर, और सी पोर्ट पर जाकर वो शिप पर लोड हो जाएगा और शिप से दूसरे देश में पहुंचेगा और फिर वहां पर कंटेनर उतार कर उस जगह पर पहुंचा दिया जाएगा जहां पहुंचाना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब अब आपके सामान को सिर्फ आपको एक कंटेनर में लोड करना है और कंटेनर आपके सामान को विदेश में जहां बोलिएगा वहां पहुंचा देगी। आपको एक तरीके से आपको यहां पर जो समुद्र के किनारे जो पोर्ट होते हैं यहां पर जाकर अपने सामान को फिजिकली लोड करने की जरूरत नहीं है। कंटेनर काफी इस चीज को काफी आसान बना देता है। उसी तरीके से अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी काफी इंप्रूवमेंट हो चुका है, एयर ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता हो चुका है। इस वजह से क्या हुआ है कि एयर ट्रांसपोर्ट का अब ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है और उससे एक तरीके से फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी अब बहुत ज्यादा पॉसिबल हो चुकी है। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर क्या है, अगला है टॉपिक, वो है डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भाई कम्युनिकेशन बेटर हो गया है, उससे भी हमारा क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन अच्छा हो गया है। कैसे भैया, सिंपल है, अमेजोन यूज करते हैं ना आप, या फिर अली एक्सप्रेस का भी यूज कीजिए। तो क्या है, आपको चीन से कोई सामान मंगवाना है, मान लीजिए चीन से कोई कंप्यूटर मंगवाना है, आपको न चीन जाने की जरूरत है, न चीन में जाकर कहीं किसी को मिलने की जरूरत है, किसी कुछ नहीं करना है, बस एक बटन दबाइए, आपका कंप्यूटर वहां से पैक होकर आपके घर तक पहुंच जाएगा और आपको हाथ में दे दिया जाएगा और किसी से कोई आपको मिलना तक नहीं है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं, आपके घर में आपके हाथ में कंप्यूटर लाकर पहुंचा दिया जाएगा। तो इतना हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छा हो चुका है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सभी चीजों की वजह से हमारा कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो चुका है। इससे क्या हुआ है, इससे यह हुआ है कि हम एक दूसरे को काफी आसानी से, काफी बहुत ही सरलता से व्हाट्सएप पर दुनिया में किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हमारा क्या हुआ है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम रिमोट एरियाज में आ सकते हैं। वैसे तो आज तो भाई फाइबर नेटवर्क इंडिया के हर कोने में पहुंच चुका है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। और यहां पर कहा जा रहा है कि भाई कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स अब लगभग हर फील्ड में यूज होते हैं। भाई वो तो होते हैं हर जगह, आप कहीं भी जाइए, बिना कंप्यूटर के कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी चीज काम नहीं करती है। अब यहां पर देखें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट के बारे में वही बात किया गया है कि हम इंफॉर्मेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो तुरंत आप ले सकते हैं। और इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं, फ्री। मतलब एक बार रिचार्ज करवाइए, जो यूज करना है, जितना यूज करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बच्चा सवाल उठा रहा है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कहां है, इंटरनेट तो है मेरे पास लेकिन लाइन कहां है कि मैं अपना इंटरनेट यूज करूं। तो भाई वो भी प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारे देश में सॉल्व हो रहा है। पिछले कई सालों में ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व करने की सरकारों ने कोशिश की है। अब यहां पर यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, यहां पर कहा जा रहा है कि आईटी का कैसे यूज होता है ग्लोबलाइजेशन में। एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है एक मैगजीन का, कि एक न्यूज मैगजीन है जो कि कहां पर पब्लिश होती है, लंदन के लिए छपती है। लंदन के लिए छपती है मतलब लंदन के लोग उसको पढ़ेंगे, और ये डिजाइन और प्रिंट होती है कहां पर, दिल्ली में प्रिंट होती है। अब यहां पर जो मैगजीन का एक तरीके से जो जिसके लिए छापा जा रहा है, मतलब जो कंपनी मैगजीन बेचती है वो दिल्ली में ऑर्डर देती है अपने मैगजीन को छपवाने के लिए। तो दिल्ली ऑफिस में क्या करती है, वो एक तरीके से डिजाइन भेज देती है कि भैया इस तरीके का डिजाइन छाप के हमको मैगजीन चाहिए। अब यहां पर यह डिजाइन आया किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट की मदद से क्या हुआ कि कंप्यूटर पर डिजाइन आ गया, और यहां पर जो मैगजीन प्रिंटिंग वाला आदमी है उसने क्या किया, इसको प्रिंट करके वापस भेज दिया कहां पर, लंदन में। यहां पर इन दोनों को, यानी कि इस व्यक्ति को जो कि इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है दिल्ली में, और लंदन में जो कंपनी छपवा रही है इस मैगजीन को, दोनों को आपस में ना मिलना पड़ा, ना कोई इंटरेक्शन करना पड़ा, सिर्फ इंटरनेट पर इनका काम हो गया। और इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। कैसे भाई, जो अभी तक पढ़ा वही चीज अप्लाई हुआ। डिजाइन हुआ कहां पर,
लंदन में, और यहां पर ये आदमी छाप कहां रहा है, दिल्ली में। तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, दिल्ली से सामान जा रहा है कहां पर, लंदन में। तो क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, और एक ही कंपनी का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, सामान बिक रहा है लंदन में। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हो गया ना। और साथ में पेमेंट भी जो हुआ इस काम के लिए, ये पेमेंट भी आपको बैंक से कर दिया गया दिल्ली में इंटरनेट की मदद से। मतलब पेमेंट के लिए भी कोई लफड़ा नहीं, आने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया। आगे यहां पर एक टॉपिक बताया गया है, टॉपिक क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी जो सरकारें हैं, अब सरकारों ने क्या किया है, पूरे फॉरेन ट्रेड सिस्टम में या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में काफी छूट दे दिया है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि हमको चाइनीज टॉयज का एग्जांपल फिर से देखना है, उसके जरिए हम चीजों को समझेंगे। चलिए समझते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि चाइनीज टॉयज तो यहां पर क्यों बिकने लगे, बिकने लगे क्योंकि भैया चाइनीज टॉयज जो थे वो सस्ते थे, इंडियन टॉयज महंगे पड़ रहे थे, इसलिए चाइनीज टॉयज को लोग जो थे वो काफी खरीदने लगे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, वो चाइना के टॉयज के ऊपर क्या करती है, टैक्स लगा देती है कि आप अगर चाइना का सामान खरीदिएगा, चाइना का आप अगर टॉय खरीदिएगा तो आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। और सरकारें ऐसा करती भी हैं कि मान लीजिए विदेश का कोई सामान सरकार चाहती है कि इंडिया में नहीं बिके, तो उसके ऊपर क्या करेगी सरकार, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी या फिर कस्टम ड्यूटी लगा देगी या फिर उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा देगी, ताकि वो इंडिया में महंगा पड़े और इंडिया में जो सामान है, इंडिया में बनने वाला सामान है, वो ज्यादा बिके। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अगर भारत सरकार क्या करती है, इस तरीके के टैक्स को लगा देती है, तो जो लोग इस तरीके के टॉयज को इंपोर्ट करके यहां पर बेचते हैं या फिर जो लोग खरीदते हैं, उनको अब क्या करना होगा, इसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब क्योंकि टैक्स देना पड़ रहा है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले 100 रुपए में टॉय बिकता था, सरकार ने बोला कि 20% हम टैक्स लगाते हैं, अब क्या कीमत होगा, 120 रुपया कीमत होगा। तो क्या वो पहले से महंगा हुआ या फिर नहीं हुआ, जी हां महंगा हो गया। तो इससे क्या होगा, लोग अब बोलेंगे कि यार ये तो महंगा पड़ रहा है, अब इसको हम नहीं खरीदेंगे। तो यही रीजन है कि सरकार यूज करती है इस तरीके के पॉलिसी को कि भाई विदेश का सामान बिके या फिर नहीं बिके। ठीक है, अब यहां पर चाइनीज टॉय जो हैं वो एक तरीके से सस्ते ऑप्शन नहीं रहेंगे, और यहां पर जो इंडियन टॉयज हैं वो ज्यादा बिकेंगे और चाइनीज टॉय जो हैं वो एक तरीके से कम बिकेंगे। तो यहां पर ये जो एक तरीका है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर कहते हैं। ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड बैरियर एक तरीके से एग्जाम्पल होता है, एक तरीका होता है जिसमें आप विदेश से आने वाली सामानों को रोकते हैं, उसके ऊपर बैरियर लगाते हैं, उनको बेचने से रोकने का ये तरीका होता है। अब ये बैरियर क्यों कहा जाता है, ये बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, एक तरीके का रोक है, रुकावट है किसी भी विदेशी सामान को भारत में बिकने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की सरकार ऐसा करती है, दुनिया के आप किसी भी देश में जाइएगा तो वहां की जो सरकार है वो ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करती है, जिस भी सामान को वो चाहती है कि वो या तो नहीं बिके या फिर कम बिके उस काम के लिए। ठीक है, ट्रेड बैरियर एक तरीके से सरकार का हथियार होता है, टूल होता है। ठीक है, अब यहां पर सरकार इसकी मदद से क्या करती है, कंट्रोल करती है कि क्या बिकना चाहिए क्या नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब से भारत आजाद हुआ है तब से क्या किया था उसने, इस तरीके के काफी सारे बैरियर्स लगाकर रखे थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने शुरू में कहा था ना कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय से 1991 तक क्या था, विदेशी कंपनियां यहां पर नहीं बेच पाती थी सामान। यहां पर आप कोई भी दूसरे एप्पल या फिर उस तरीके की चीजें आप नहीं खरीद सकते थे। क्यों नहीं खरीद सकते थे, सरकार ने इसी तरीके के बैरियर्स लगाकर रखे हुए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब यहां पर आप बोलिएगा सरकार ने ऐसा किया क्यों, सरकार को नुकसान क्या था, सरकार क्यों चाहती थी कि यहां पर विदेशी सामान नहीं बिके। उसका कारण यह था क्योंकि सरकार का मानना था कि भाई ऐसा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है ताकि जो भारत में जो प्रोड्यूसर्स हैं, भारत में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको विदेशी कंपटीशन से बचाया जा सके। बचाने का क्या जरूरत है, बचाने का जरूरत इसलिए है कि भाई अगर विदेशी कंपनी आ जाएंगी और हमारे देश की कंपनियां टक्कर नहीं करने पाएंगी, कंपीट नहीं करने पाएंगी, तो हमारे देश की कंपनियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और हमारे देश में कोई भी अपना कंपनी नहीं रहेगा। इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जितनी भी कंपनियां थीं उनको खुली छूट दी गई और विदेश से आने वाली कंपनियों के ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिए गए कि आप भारत में मत आइए, भारत में सामान मत बेचिए।
ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि 1950s में और 1960s में जब देश आजाद होने के बाद नए नए इंडस्ट्रीज खुल रहे थे और वहां पर अगर कंपटीशन हो जाता इंपोर्ट से, विदेशों से सामान आकर यहां पर बिकने लगता, तो यहां पर जो भारत में इंडस्ट्रीज खुल रहे थे उनको काफी नुकसान होता और वो सही तरीके से प्रॉस्पर या फिर अपना ग्रोथ नहीं करने पाते। अब इंडिया में जो इंपोर्ट था, जो कि विदेशों से सामान लाना था, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को अलाउ किया जाता था जो कि एक तरीके से एसेंशियल थी या फिर जरूरी समझी जाती थी। जितनी भी चीजों को जरूरी नहीं समझा जाता था उनको एक तरीके से मना कर दिया जाता था या फिर उनको लाने नहीं दिया जाता था। ठीक है। अब यहां पर जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें जो थी ये भारत में इंपोर्ट की जा सकती थी क्योंकि ये जरूरी थी इंडिया के लिए। जैसे कि कार वगैरह चीजों को आने का परमिशन यहां पर नहीं था। अब यहां पर देखें तो यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि भैया देखो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने अपने देश के शुरुआती समय में जब वो डेवलप हो रहे थे उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को क्या किया है, बचाया है किसी ना किसी तरीके से। इसी तरीके के ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करके सभी देशों ने अपने देशों की कंपनियों को क्या किया है, बचाया है। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि 1991 में क्या हुआ, पॉलिसी में बदलाव किया गया कि भाई देखो अब नहीं, अब ट्रेड बैरियर नहीं, अब छोड़ दो, अब किसी को आना है तो आओ हमारे देश में बेचो, हमारे देश में, हमारे देश की कंपनियां भी अब सभी देशों से क्या करेंगी, कंपटीशन करेंगी। आप बोलेगा सर 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा कर दिया गया? तो भाई 1991 में काफी चीजें हुई थी। 1991 में एक रीजन है जो कि यहां पर नहीं बताया गया है, वो ये है कि हमारे देश के पास जो फॉरेन फंड होता है, मतलब कि फॉरेन करेंसी होती है, जैसे हर देश जो है वो अपने पास क्या करती है, डॉलर रखती है या फिर दूसरी करेंसी रखती है। मतलब हमारे देश का रुपया है ना, तो रुपया को छोड़कर दूसरे देशों की करेंसी रखेगी। तो हमारे देश में फॉरेन जो करेंसी थी वो खत्म हो चुकी थी, हम विदेश से कोई सामान नहीं खरीद सकते थे, उसके एक वो मजबूरी थी। और दूसरा कारण यह भी था कि क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए 50 साल या फिर 40 साल हो चुके थे, तो उस समय जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर थे, कानून बनाने वाले लोग थे, उनको लगा कि भाई देखो, हमने काफी लंबे समय तक अपने देश की जो कंपनियां हैं उनको प्रोटेक्शन दिया, ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, अब इनको दुनिया के दूसरे कंपनियों के साथ क्या करना है, कंपटीशन करना है। कंपटीशन होगा तभी क्वालिटी बढ़ेगी, तभी एक तरीके से हमारे देश के नागरिकों को अच्छा ऑप्शन मिलने पाएगा। तो यही समझकर कि अब टाइम आ चुका है कि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, भारत की जो कंपनियां हैं, वो दुनिया के दूसरे कंपनियों के साथ कंपीट करें और क्या करें, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें और अपने क्वालिटी को भी बेटर करें, ताकि भारत के लोगों को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी और अच्छा सर्विस मिल सके। ठीक है। और इसको बहुत सारे पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था कि हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने देश के मार्केट को खोलकर, अपने देश में ट्रेड बैरियर्स को हटा करके। अब यहां पर आगे कहा गया कि देखिए क्या हुआ कि भाई जो बैरियर्स थे जो पहले लगाए गए थे उसको हटा दिया गया फॉरेन ट्रेड के ऊपर से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से। मतलब पूरा नहीं हटा दिया गया, ऐसा नहीं था कि खुला फील्ड छोड़ दिया गया, बहुत हद तक हटाया गया। जहां सही लगा वहां हटाया, जहां सही नहीं लगा वहां नहीं हटाया। ठीक है। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब विदेशों से सामान को इंपोर्ट किया जा सकता था, साथ में एक्सपोर्ट किया जा सकता था काफी आसानी से, और साथ में जो फॉरेन कंपनीज थी वो भारत में आकर फैक्ट्रियां लगा सकती थी और साथ में ऑफिसेस खोल सकती थी। कहां पर? भारत में। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है लिबरलाइजेशन के बारे में कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब भी हम ट्रेड बैरियर्स को हटाते हैं इकोनॉमी के ऊपर से, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं कि लिबरलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए कि लिबरलाइजेशन क्या होता है? तो यहां पर बात है कि जब भी लिबरलाइजेशन होता है तो उससे क्या होता है कि ट्रेड और बिजनेसेस को एक तरीके से छूट दिया जाता है कि आप अपने डिसीजंस फ्रीली ले सकते हैं कि आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको सरकार से पूछना नहीं होगा कि क्या ये हम इंपोर्ट कर लें। पहले क्या होता था, 1991 से पहले होता था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है तो वो जाकर सरकार
से परमिशन लेती थी कि क्या हम ये इंपोर्ट कर लें या नहीं करें। सरकार देखती थी कि करना चाहिए या फिर नहीं, जरूरत है या नहीं, तब किसी भी चीज को इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, यह चीज बदल गया 1991 में। 1991 के बाद आपको कुछ भी विदेश से लाने का मन करता है, आपको सरकार से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे हथियार वगैरह इलीगल आइटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर लिबरलाइजेशन के बाद क्या होता है? लिबरलाइजेशन के बाद होता है कि सरकार जो है बहुत कम रिस्ट्रिक्शन लगाती है और इसकी वजह से कहा जाता है कि सरकार जो है एक तरीके से अब लिबरल हो चुकी है, इकोनॉमी लिबरल हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है भैया, ये जरा सा हम देख लेते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हमने देखा कि भाई जब लिबरलाइजेशन इंडिया में किया गया फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, तो उसको वर्ल्ड के पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो ये पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कई सारे हैं, जैसे आपका यहां पर ये जो नाम है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि भाई जो भी बैरियर है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये एक तरीके से खराब चीजें हैं। कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, पूरा मार्केट फ्री होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे जो सभी देश हैं वो एक तरीके से आपस में जुड़ेंगे और सभी देश जो होंगे इकोनॉमी फ्री होगी और काफी लोगों के पास ऑप्शन होगा, लोग खरीद पाएंगे और देश जो है वो काफी विकास करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये टारगेट है, ये एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज करना और देशों के बीच में इक्वालिटी बनाए रखना, कि सभी देश सही तरीके से ट्रेड करें, कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको शुरुआत में बनाया गया था डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब जो कि विकास कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में क्या करती है? रूल्स बनाती है कि किस तरीके से देशों को क्या वर्ल्ड ट्रेड के मामले में सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज के समय में 164 देश हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और इनके ऊपर नजर रखा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर यहां पर केस भी चलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उस देश के ऊपर। अब यहां पर लेकिन बात क्या है कि भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वो फ्री ट्रेड कराए सभी देशों के लिए, सभी देशों को इक्वल ट्रीट करे, कोई भी गलत प्रैक्टिस ना करे ट्रेड के मामले में। लेकिन यहां पर जनरली देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो कहते तो हैं दूसरों को कि भैया तुम इक्वालिटी में फ्री ट्रेड करो, बढ़िया से करो, छूट दो, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने देश में ट्रेड बैरियर्स लगाकर रखते हैं कि भाई हमारे देश में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे देश में हम जाकर बेचेंगे, लेकिन मेरे देश में तुम आकर नहीं बेचोगे। तो ये एक तरीके से अनफेयर है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि WTO के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। दूसरी तरफ क्या है? WTO जो है वो फोर्स करता है डेवलपिंग नेशन को, जो विकासशील देश हैं, डेवलप करने वाले देश हैं, जैसे कि भारत हो गया या फिर चीन हो गया या फिर वियतनाम हो गया, जितने भी आपके अगल बगल देश हैं वो सारे क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनको फोर्स करता है कि भाई आप क्या कीजिए, ट्रेड बैरियर्स को हटा दीजिए, आप क्या कीजिए, विदेशों की कंपनियों को आने दीजिए। लेकिन क्या है? लेकिन है भैया कि क्या डेवलप्ड कंट्रीज नहीं मानते हैं उसको, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अब यहां पर नीचे देखते हैं एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल आपको दिया गया है एग्रीकल्चर के मामले से कि भाई यहां पर ट्रेड प्रैक्टिस सही है, गलत है, क्या है। अब यहां पर देखिए एग्रीकल्चर है, काफी लंबा है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। मैं शॉर्ट में यहां पर यह बताता हूं कि देखिए इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या हाल है। इंडिया में एग्रीकल्चर का यह हाल है कि करीब 50% लोग इंप्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में और GDP का भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन जब हम यूएस से इसको कंपेयर करते हैं तो यूएस में हमको क्या पता चलता है कि GDP में सिर्फ 1% हिस्सा है एग्रीकल्चर का और एम्प्लॉयमेंट में 0.5% है। और यहां पर इतने कम पॉपुलेशन का रोजगार होने के बावजूद जो अमेरिका की सरकार है वो एक तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है या फिर उसको बेनिफिट देती है। जैसे
वहां पर बहुत पैसे दिए जाते हैं किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए बिजली फ्री या फिर और भी तरीके की चीजें दी जाती हैं ताकि वो क्या करें, एक्सपोर्ट करें, और एक तरीके से उनको बहुत सरकार मदद करती है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर सरकार किसानों की मदद करने की कोशिश करती है तो WTO में इंडिया के ऊपर केस कर दिया जाता है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर इंडिया को वो चीज नहीं कहा जाता है। और यही चीज सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, दूसरे देशों पर भी यही चीज लागू होता है कि दूसरे देश अगर एग्रीकल्चर के मामले में मदद करने की कोशिश करे अपने किसानों की तो उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट में था, उतना ज्यादा उसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, आगे टॉपिक है हमारा इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ है ये जरा सा हम समझने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमी में काफी आगे आ चुका है। अब हम देखने वाले हैं कि उसका लोगों के लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन जो है और साथ में जो उसके साथ कंपटीशन आया कंपनीज के बीच में, उससे क्या हुआ है, उससे लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स दोनों को फायदा हुआ है। और उसके साथ ही फायदा हुआ है आपका कंज्यूमर्स को। अब कैसे, यहां पर कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स में जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं, यानी जो अमीर लोग हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा चॉइसेस अब हैं, काफी ज्यादा ऑप्शन है जिनको अब आसानी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे दामों पर, सस्ते दामों पर आसानी से मिल सकते हैं। और उसके वजह से क्या हुआ है, आज के समय में जो लोग हैं वो काफी अच्छा, काफी बेहतर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं। मतलब आज के लोगों के पास क्या है, बहुत सारी सुविधाएं। जैसे पहले बिजली अच्छी नहीं थी, अब बिजली अच्छी मिलती है। लोगों के पास पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, मोबाइल कंप्यूटर सब चीज है। लोग पहले पैदल चला करते थे, अब मोटरसाइकिल, कार या फिर और भी चीजों में चलते हैं। तो एक तरीके से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब बेटर हो रहा है। अब यहां पर बात करें, जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, उनका जो इंपैक्ट है, उनके ऊपर इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है। कुछ लोगों के ऊपर जो आपका इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो अच्छा रहा है, कुछ लोगों को उससे लॉस हुआ है। अब यहां पर देखें तो सबसे पहले एमएनसीज की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की। तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो रहा है। और उनको तो फायदा हो गया, ये हम समझ गए, फायदा होगा तभी वो ज्यादा पैसा इंडिया में लगा रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं मतलब ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये तो बात हो गई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की कि भाई उनको काफी फायदा हो रहा है। अब यहां पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ये काफी इंटरेस्टेड हैं किस सेक्टर में, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सेल फोन मामले में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक में, फास्ट फूड में या फिर सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग में। इन सारों में काफी ज्यादा वो काम करते हैं। जैसे सेल फोन में आपका एप्पल हो गया, वीवो, ये सारे तो आपके विदेशी ही हैं। ऑटोमोबाइल में मर्सिडीज हो गया या फिर जितनी भी कार कंपनियां विदेशी हैं, टाटा और महिंद्रा को छोड़ करके। मारुति सुजुकी भी इंडियन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो कंपनी इंडियन है लेकिन उसकी मालिक कौन है, सुजुकी, जो कि जापानीज कंपनी है। ठीक है, बाकी सारे आपके विदेशी कंपनियां हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये सारी जो चीजें हैं जिनको कि एमएनसीज के द्वारा बनाया जाता है, इनको खरीदने वाले मैक्सिमम होते हैं कौन, जो कि अमीर लोग हैं। अमीर कहने का मतलब बहुत अमीर नहीं, आम आदमी लोग जिनके पास सही अमाउंट में पैसा है, मतलब गरीब नहीं है, जो सिंपल ये कहने का मतलब है। और इस तरीके के जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्विसेज हैं, इनमें नए जॉब्स भी आए हैं नई इन्वेस्टमेंट की वजह से। और साथ में जो लोकल कंपनीज हैं जो कि इनको सप्लाई कर रही हैं रॉ मटेरियल्स, उनको भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है। यानी कि एक सेक्शन ऐसा हुआ जिसको कि क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से काफी फायदा हुआ। अब इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है, दूसरे ये चीज हुई कि बहुत सारे जो अच्छे इंडियन कंपनीज थी, बड़े बड़े इंडियन कंपनीज थे, वो एक तरीके से इस तरीके के कंपटीशन का फायदा उन्होंने काफी उठाया है और उससे वो भी पावरफुल हो गए हैं। उन्होंने काफी पैसा लगाया नई टेक्नोलॉजी में, नए प्रोडक्शन मेथड में, और उससे क्या हुआ है, उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ा है और उन्होंने काफी ज्यादा फायदा उठाया है वर्ल्ड के दूसरे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके, फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके, और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और यहां तक कि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाकर वो मल्टीनेशनल कंपनीज खुद बन चुके हैं। मतलब कि इंडिया की कंपनियां अब मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं। एग्जांपल टाटा मोटर्स है या फिर इंफोसिस है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट्स हैं, सुंदरम फास्टनर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरीके के ग्लोबलाइजेशन का जिन्होंने फायदा उठाया है, और वो क्या कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है,
अब यहां पर ग्लोबलाइजेशन से फायदा एक और हुआ है कि इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, मोस्टली जो आईटी कंपनीज है, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था मैगजीन छापने वाली कंपनी का, जो कि लंदन के लिए बना रही थी। इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें तो डाटा एंट्री या फिर अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियरिंग, इस तरीके के जो काम हैं या फिर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब्स हैं इंडिया में, वो पॉसिबल कैसे होने पाए? पॉसिबल होने पाए क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन किया है, और उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आया है। उसकी वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में क्या कर रही हैं? कॉल सेंटर या फिर इस तरीके की चीजें बनाकर क्या कर रही हैं? भारत में काफी ज्यादा जॉब भी क्रिएट कर रही हैं। अब यहां पर आगे एक छोटा सा कहानी है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है? तरीका बहुत सारी सरकारें अपनाती हैं। शॉर्ट में मैं यहां पर बता देता हूं। शॉर्ट में है कि सरकार क्या करती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, इंडस्ट्रियल जोन बनाती है, जहां पर बहुत सारे फैसिलिटीज कंपनी को दी जाती है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें देती है। मतलब जो भी आपको फैक्ट्री चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और यहां पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनी पैसा लगाएगी, अपना फैक्ट्री लगाएगी, वहां पर उसको कुछ सालों के लिए क्या करना होगा? टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल 5 साल के लिए टैक्स नहीं देना होगा। साथ में मैंने पहले भी बताया था कि सरकार क्या कर रही है? फैक्ट्री लगवाने के लिए कई सारे तरीके अपना रही है। जैसे इंसेंटिव दे रही है कि आप फैक्ट्री लगाइए, आपको हम टैक्स में छूट दे देंगे, आप फैक्ट्री लगाइए, आपको एक तरीके से बिजली फ्री, इस तरीके की चीजें सरकार कर रही है। इसके अलावा और भी तरीके की सरकार छूट देती है, जैसे लेबर लॉज, यानी कि आपके यहां पर मजदूर जो काम करेंगे उनके मामले में जो कानून है उसमें भी ढील सरकार देती है, और भी चीजें करती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़े। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है? आगे यहां पर है स्मॉल प्रोड्यूसर कंपीट और पेरिस। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल ये भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि एक आदमी है रवि। रवि क्या करता है? रवि इंडस्ट्री एक शुरू करता है। उसमें क्या बनाता है? कैपेसिटर बनाता है। वो शुरू करता है अपनी इंडस्ट्री को 1992 में, और वो धीरे धीरे काफी ग्रो कर लेता है। और वो क्या करने लगता है? वो एक तरीके से कैपेसिटर बनाता है जिसको कि यूज किया जाता है ट्यूबलाइट में, टेलीविजन में, बहुत सारी चीजों में। 3 सालों में उसका प्रोडक्शन काफी एक्सपेंड कर देता है। लेकिन अचानक से क्या होता है? अचानक से होता है कि 2001 में क्या होता है कि सरकार जो है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन हटा लेती है कैपेसिटर के इंपोर्ट के ऊपर। ट्रेड बैरियर, मैंने बताया था ना, ट्रेड बैरियर को हटा लेती है। तो उससे क्या होता है कि जो भारत में टीवी बनाने वाली कंपनियां थी जो कि रवि से कैपेसिटर खरीदती थी, वो अब रवि से नहीं खरीदती हैं, बल्कि उनको बल्क में इंपोर्ट कर लेती हैं चाइना से या फिर दूसरे देशों से, क्योंकि वहां पर काफी सस्ता मिलता है। इससे प्रॉब्लम हो जाती है रवि को। रवि का इंडस्ट्री जो है वो काफी लो प्रोडक्शन करने लगता है, उसकी स्थिति खराब होने लगती है और उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? काफी खराब होने लगता है। अब यहां पर बात करें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉय, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर कंपटीशन की वजह से जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि छोटी अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, काफी उनको नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां भी चली गई हैं। और यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम बात करें तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो इंडिया में करीब 20 मिलियन, करीब 2 करोड़ की संख्या में लोगों को नौकरी देती है। एग्रीकल्चर के बाद ये सबसे ज्यादा नौकरी यहीं से आता है लोगों को। इसलिए हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ये भी मैंने पहले बताया था कि जो कंपनियां हैं, वो जो लोकल कंपनियां को ऑर्डर मिलता है कि भाई आप सस्ते में बना दीजिए, तो लोकल कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं? सस्ता प्रोडक्शन करने के लिए क्या करती हैं? वो लोगों को वेतन कम देती हैं, उनको टेम्पररी बेसिस पर रखती हैं, ज्यादा घंटे काम करवाती हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब यहां पर ये एक तरीके से एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए, यहां पर वही वाला बात है कि भाई गारमेंट का ऑर्डर मिलता है, इंडिया की कंपनी को गारमेंट का ऑर्डर मिलता है, तो भाई बात है कि आपको सस्ता प्रोडक्शन करना है। सस्ता प्रोडक्शन करना है तो सस्ता कोई सामान बनेगा कैसे? तो उसमें जो लगने वाली कीमत है उसको कम करो। लगता क्या है? लगता 2 चीजें हैं, 2 तरीके की चीजें। पहला तो हो गया आपका रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल तो आप सस्ता कर नहीं सकते हैं। दूसरा चीज क्या लगता है? आपके फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन।
तो उसको आप चाहें तो कम कर सकते हैं किसी तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब भी ऑर्डर मिलता है इंडिया की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को कि भैया मेरे लिए जींस बना दो, मेरे लिए जूते बना दो, 1000 पीस बना दो, सस्ता से सस्ता बना दो, तो जो कंपनी है जो कि ऑर्डर पर काम करती है वो अपनी कीमत को कम करने के लिए क्या करती है कि उसके यहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उसके फैक्ट्री में, उन मजदूरों को टेम्पररी बेसिस पर रख लेती है, उनको वेतन कम देती है, ज्यादा घंटे काम करवाती है ताकि उसका खर्चा कम से कम हो। जिससे क्या होता है, लोगों का जो एक तरीके से जितना वेतन मिलना चाहिए था उतना वेतन नहीं मिलता है, और साथ में उनकी जो लाइफ है उसमें काफी ज्यादा एक तरीके से खराब स्थिति आती। कैसे? क्योंकि उनको ओवर टाइम काम करना पड़ता है, उनको एक तरीके से वेतन भी कम दिया जाता है। इस तरीके की चीजें यहां पर कही जा रही है। अब यहां पर एक गारमेंट वर्कर की कहानी है जिसमें कि ऐसी ही बात कही गई है, तो इसको स्पेशल से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने यहां पर समझाया वही बात यहां पर है, एक एग्जाम्पल देकर कहा गया, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे यहां पर क्या पॉइंट है, आगे यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ऊपर के जो कंडीशन में जो चीजें बताई गई हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में देखने को मिल रही हैं और साथ में सर्विस सेक्टर में भी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आज के समय में ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब बोलेगा सर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहां पर सरकार के जो लेबर लॉज के मामले में, यानी कि किसी को आप अगर नौकरी पर रखते हैं तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार कीजिएगा, कितना वेतन दीजिएगा, कितने घंटे काम करना होगा, जहां पर इस तरीके के सरकारी कानूनों को फॉलो नहीं किया जाता है वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जहां पर फॉलो किया जाता है वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जो वर्किंग कंडीशन है या फिर एक तरीके से जो लोगों का काम करने का माहौल है वो भी धीरे धीरे काफी खराब हो रहा है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग की वजह से। और यहां पर आगे यही सुशीला का एग्जाम्पल दिया गया जो कि ऊपर एग्जाम्पल है, जिसको मैंने कहा कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उनको जो प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलना चाहिए था ऑर्गेनाइज सेक्टर का वो नहीं मिलता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या बेनिफिट, क्या सुविधा मिलता है? तो भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे सरकारी नौकरी को ले लेते हैं, सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आपकी नौकरी आसानी से नहीं जाएगी, सरकार चाहे तो निकाल सकती है लेकिन आपको बहुत मुश्किल होगा नौकरी से हटाने में। आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। लेकिन अब ये भी चीज धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है, टॉपिक क्या है, द स्ट्रगल ऑफ फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। हमने तो देख लिया भैया ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन हमारे सामने ये बात है कि क्या हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकते हैं? फेयर बनाने का मतलब क्या है? फेयर बनाने का मतलब ये है कि एक जब एमएनसी आए इंडिया में और यहां का लोकल कंपनी कोई हो तो दोनों आपस में इक्वली कंपीट कर सकें, एक आदमी के साथ गलत कुछ ना हो, एक आदमी उसके ऊपर कोई बोझ न डाल सके या फिर उसको मैनिपुलेट ना कर सके। तो ऊपर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उससे पता चला कि भाई ग्लोबलाइजेशन के काफी ज्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कि बेनिफिट नहीं मिला, कुछ लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। जैसे कि जिनको एजुकेशन प्राप्त था, जिनको स्किल था, जिनको वेल्थ था, वो तो एक तरीके से इन चीजों को उन्होंने अच्छी तरीके से यूज किया, लेकिन जिनके पास ये चीजें नहीं थी उनको ये बेनिफिट अभी तक नहीं मिलने पाए हैं। अब यहां पर देखिए बात है कि ग्लोबलाइजेशन को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन रियलिटी है और ग्लोबलाइजेशन रहेगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सबको फायदा है। तो यहां पर सवाल अब ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि दुनिया के सभी देश के सभी कंपनियां आपस में इक्वल बराबरी करके कंपटीशन कैसे कर सकती हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है कि जो सरकार है वो एक तरीके से बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर सकती है और वो ऐसे पॉलिसीज बना सकती है कि वो एक तरीके से जो छोटे काम करने वाले, छोटे आपके फैक्ट्रीज हैं, छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको बचाने के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है और बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है ताकि इनको बचाया जा सके। जैसे कि सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉज को अच्छी तरीके से लागू करवाया जाए, ताकि जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल देखा कि लोगों का वेतन कम मिलता है, ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, ऐसी कंडीशन ना हो, सही तरीके से लेबर लॉज को फॉलो किया जाए और सही तरीके से क्या हो, वर्कर्स को उनका अधिकार मिले, उनका राइट मिले। और इसके साथ ही जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा सरकार सपोर्ट करे, इतना तब तक सपोर्ट करे जो कि जब तक कि वो इतने पावरफुल ना हो जाएं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी से कंपीट कर सके। और यहां पर देखें
सरकार और भी चीजें कर सकती है, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर का इस्तेमाल कर सकती है, डब्ल्यूटीओ में जाकर बात कर सकती है और फेयर रूल बनाने के लिए उनसे नेगोशिएट कर सकती है। इसके साथ ही दूसरे डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर क्या कर सकती है, डब्ल्यूटीओ में या फिर और भी जगहों पर फाइट कर सकती है और वहां पर चाह कर सकती है कि भाई सभी को बराबर का एक ट्रीटमेंट मिले, सभी देशों को बराबर का एक तरीके से वैल्यू मिले। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो लोगों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ऐसे नियम कानून बनाने पर मजबूर किए हैं जो कि लोगों के पक्ष में, जैसे कि सही वेतन देना या फिर लेबर लॉज को सही तरीके से फॉलो कराना, इस तरीके की चीजें। और यहां पर इसकी वजह से क्या हमें पता चलता है कि जो लोग हैं वो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन को लाने में, फेयर ग्लोबलाइजेशन लागू करवाने में। ठीक है, अब यहां पर आगे आपको समरी एक तरीके से दिया गया है। समरी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि भाई क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है। और यहां पर आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।